स्वागत है दोस्तों NIC न्यूज में। तो आज हो गया 2 सितंबर 2020 दिन बुधवार। तो आइए जानते हैं आज दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। सभी खबरों को जानने से पहले आपसे छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक हमारे NIC न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए फटाफट चलते हैं खबरों की तरफ। जैसा की आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की जलाकर हत्या के मामले का पुलिस ने राज साफ कर दिया है। आगरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पितरी के बेटे बबलू के करीबियों ने अंजाम दिया था। वारदात के पीछे 3 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आ रही है। ट्रिपल मर्डर की वारदात से आगरा में सियासत भी गर्मा गई थी। हत्या के बाद घर पर लूटपाट की गई थी। मामले के खुलासे के लिए SP सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद के निर्देशन में कई टीमें गठित की गई थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एतना उछौला इलाके के 80 फुटा रोड पर बाइक सवार 2 युवकों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। आरोपियों के पास पिस्टल, तमंचा और बैग बरामद हुआ है। वहीं देखिए लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच तनाव बढ़ने का आसार। मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार। भारत और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच फिर से टकराव होने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, जिससे दोनों देशों की ओर से किए गए अब तक के शांत प्रयासों पर पानी फिरता दिख नजर आ रहा है। जून में हुई गलवान घाटी की हिंसा की घटना के बाद दोनों देशों के बीच टकराव टालने की कई बार कोशिश की गई, जिसके लिए दोनों ओर से कई दौरे की बैठक हुई थी और 3 स्थानों पर टकराव खत्म भी हुआ। लेकिन एक बार फिर से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। सेना ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक पूरे क्षेत्र में सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। वही अगली खबर है कि बाहुबली अतीक अहमद की 7 अन्य संपत्तियां होगी कुर्क, कार्रवाई तेज। जैसे कि बताएं तो गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अतीक अहमद की 7 अन्य संपत्तियों को भी कुर्क करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने इन संपत्तियों को चिन्हित कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है। हालांकि अभी कुछ संपत्तियों की सत्यापन का काम करना बाकी है, लेकिन जल्द ही DM से अनुमति मिलने के बाद इन संपत्तियों को भी कुर्क करने की पुलिस कार्रवाई करेगी। बाहुबली अतीक अहमद की कुल 20 संपत्तियों को पुलिस ने चिन्हित किया है। इनमें से 60 करोड़ की 7 संपत्तियों को पहले ही पुलिस द्वारा कुर्क किया जा चुका है और 6 अन्य संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई भी चल रही है। SSP प्रयाग अभिषेक दीक्षित ने बताया कि अतीक अहमद के खिलाफ कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अतीक अहमद की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक अतीक अहमद के 2 लाइसेंसी असलहे उनके चकिया स्थिति दफ्तर में बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन बचे एक लाइसेंसी असलहे को बरामद करने के लिए भी पुलिस ने मुहिम तेज कर दी है। D227 गैंग के सरगना बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं अगली खबर है कि GDP में ऐतिहासिक गिरावट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग। जैसा कि बताया तो कोरोना महामारी के बीच वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अप्रैल-जून तिमाही की आर्थिक रिपोर्ट आ चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे थे, रिजल्ट उससे भी खराब आए हैं। जून तिमाही में देश की GDP में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP में 23.9% की गिरावट आई है, जो कि 40 सालों में सबसे अधिक है। इस रिपोर्ट के बाद ट्वीट पर रिजाइन निर्मला ट्रेंड कर रहा है। रिजाइन निर्मला के तहत लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार आर्थिक मोर्चे पर बेबस नजर आ रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी में भारत की GDP में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। भारत इस मामले में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान समेत तमाम देशों से आगे है। वहीं आगे की खबर है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है राम मंदिर की नींव खुदाई का काम चालू। जैसा कि बताएं तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हुए भूमि पूजन के बाद से निर्माण कार्य शुरू होने के विषय में लगाए जा रहे कयास अब मूर्त रूप लेने वाले हैं। सूत्रों की माने तो सितंबर के दूसरे सप्ताह से राम मंदिर निर्माण के लिए बुनियाद खोदने का काम शुरू हो सकता है। निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली लगभग सारी मशीन परिसर के अंदर आ चुकी हैं। राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो रहा है। राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो सके, इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के नक्शा और अन्य आवश्यक दस्तावेज को स्वीकृत के लिए विकास प्राधिकरण को सौंप दिया है। जैसे ही विकास प्राधिकरण अपनी विविध कार्रवाई कर स्वीकृति देगा, वैसे ही राम मंदिर निर्माण के लिए बुनियादी खोदने का काम शुरू हो जाएगा। वहीं आगे की बड़ी खबर है कि दिल्ली NCR में हड़ताल पर ओला उबर के ड्राइवर कहा नहीं चुका पा रहे हैं गाड़ियों की किस्त। जैसा कि बताया दोस्तों तो कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर के लिए काम करने वाले ड्राइवरों एक वर्ग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में मंगलवार से हड़ताल शुरू कर दी है। ड्राइवर किराए में बढ़ोतरी और लोन पेमेंट की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कैब ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर मंडी हाउस में हिमाचल भवन के पास इकट्ठा होंगे, जिसमें कैब एग्रीगेटर्स द्वारा लगाए गए कमीशन में कटौती और स्पीड पर वाहनों पर लगाए गए ई-चालान को वापस लेना शामिल है। और आगे की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब काशी के 350 नाविक परिवारों की
नैया पार लगाएंगे सोनू सूद। जैसा कि विस्तार से बताएं दोस्तों, तो अभी कोरोना के बाद अब बाढ़ की मार से वाराणसी के नाविक परेशान हैं। लॉकडाउन के बाद बाढ़ से हालात कुछ इस कदर बिगाड़े कि अब नाविकों को परिवार का पेट पालने के लिए महिलाओं के गहने तक गिरवी रखने पड़ गए हैं। रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे काशी के नाविकों की मदद के लिए अब अभिनेता सोनू सूद आगे आए हैं। सोनू सूद ने 24 घंटे के भीतर नाविकों के परिवार को मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है। दरअसल वाराणसी के सामाजिक कार्यकर्ता दिव्यांशु उपाध्याय ने अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट कर काशी के 350 नाविकों के परिवार की स्थिति से रूबरू कराया था। बस फिर क्या था, दिव्यांशु के ट्वीट पर ट्वीट करते ही सोनू सूद ने उन्हें मदद का भरोसा दिया। अभिनेता सोनू सूद ने लिखा, आज के बाद यह 350 परिवारों का कोई भी सदस्य भूखा नहीं सोएगा, आज मदद पहुंच जाएगी। वहीं ये भी खबर निकल के आ रही है कि एसी से टेलीकॉम कंपनियों की दी राहत, AGR बकाया चुकाने के लिए मिले 10 साल। खबरों को विस्तार से बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टेलीकॉम कंपनियों के बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी NGR को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए बकाया NGR चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दे दिया है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.6 लाख करोड़ रुपए बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 साल की राहत देने की ये अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक AGR बकाया के 10% चुकाने होंगे। वहीं बाकी का पैसा हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना होगा। आगे की खबर जाने तो भूखमरी से 7 साल के बच्चे की मौत, 3 दिनों तक लाश पोंछती रही मां ताकि 100 को न खाए चींटियां। पूरी खबर बताएं दोस्तों, तो तमिलनाडु के तिरुनिंद्रावूर के दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है। यहाँ 7 साल के बच्चे सैमुअल की भूख से मौत हो गयी। 3 दिनों तक बच्चे की अपनी माँ सरस्वती उसकी लाश के पास बैठकर उसे पोंछती रही ताकि उसके 100 को चींटियां न लगे। यह इलाका राज्य की राजधानी चेन्नई से महज कुछ ही दूरी पर है। बच्चों की मौत का मामला तब सामने आया जब सरस्वती के घर से पड़ोसियों को बदबू आने शुरू हो गई। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सरस्वती के घर पहुंची और बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर गुना केरन ने बताया कि वह दृश्य देखकर उनकी टीम भी दहल गई। वहीं देश को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक। PM शेख हसीना ने बताया सच्चा मित्र। बता दो दोस्तों कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को एक सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। वह 84 साल के थे। वह कोरोना से पीड़ित थे और 10 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दुनिया भर के दिग्गज नेताओं ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। काफी करीब बांग्लादेश के PM शेख हसीना ने PM मोदी को पत्र लिखकर शोक व्यक्त किया है। यही नहीं, उनके निधन पर बांग्लादेश में 1 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया गया है। शेख हसीना ने मोदी को लिखे पत्र में संवेदना व्यक्त करते हुए प्रणब मुखर्जी को सच्चा मित्र बताया है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी बांग्लादेश के सच्चे मित्र थे। उन्हें बांग्लादेशी लोगों का बहुत प्यार और सम्मान भी हासिल था। उन्हें 2013 में बांग्लादेश युद्ध सम्मान दिया गया था। बता दें कि भारत में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार कल दोपहर 2 बजे लोधी रोड शमशान घाट पर हुआ है। वहीं एक सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यूपी में शनिवार का लॉकडाउन हुआ खत्म। दुकानें अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी। पूरे देश में अब केवल रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। शनिवार को लॉकडाउन खत्म होगा। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। अभी तक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी की जा रही थी। विकास की योजनाओं को रफ्तार देने के लिए यह फैसला लिया गया है। यह आदेश इसी सप्ताह से लागू हो जाएगा। अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश अफसरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में जो भी विकास की योजनाएं चल रही हैं उन्हें गति दी जाए। इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभाग अध्यक्ष और अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं बात करें आज के 24 घंटे मौसमी पूर्वानुमान की, तो अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, असम, मेघालय, दक्षिण भारत में, आंतरिक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तथा उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी भागों, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, लक्षद्वीप और गुजरात में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बात करें आज के सोने व चांदी की रेटों की, तो सोने की भाव आज 53,790 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी 1907 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 69,225 रुपए पर हो गई है। बात करें आज के पेट्रोल डीजल की रेटों की, तो आज दिल्ली में पेट्रोल 82.8 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर रहेगा। वहीं बात करें आज के कोरोना अपडेट्स के बारे में, तो पूरे भारत में 69,921 नए केस सामने आए हैं। वहीं 65,081 लोग रिकवर भी हो चुके हैं तथा 819 लोगों की अभी तक जान भी जा चुकी है। इसी के साथ हमारा NIC न्यूज वीडियो यही समाप्त होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें तथा शेयर भी करें। धन्यवाद।